हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फेलियर एजुकेशन। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम रसिया के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इस सीरीज को रन कर रहे हैं। आज इसी सीरीज में हम पार्ट 5 को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपने पहले द रसियन रेवोल्यूशन का पार्ट 1 ऑलरेडी पढ़ लिया है। आई होप आप सभी को क्लियर समझ में आ रहा होगा रशियन रेवोल्यूशन। अभी अभी हमने बैकग्राउंड समझा है, किस तरीके से फर्टाइल ग्राउंड बना है ना, रसिया में रेवोल्यूशन के लिए। दूसरा, आज हम इसी में पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं, राइट। और समझेंगे कि किस तरीके से फर्दर रशियन रेवोल्यूशन इवॉल्व होता है बेस्ड ऑन सोशलिज्म की आइडियोलॉजी पे, है ना। इफ एनी वन हैव एनी डाउट्स, क्वेश्चन एंड क्वेरी रिगार्डिंग this lectures and this topic, and you may comment on the comment section, है ना। because comment section जो है आप सभी का ही है और आप सभी के लिए ही है। so utilize as much as you can, है ना। so let's begin now। आज हम इसमें पढ़ेंगे सोशलिज्म इन रसिया, कि ये जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी है वो रसिया में कैसे इवॉल्व हुई। आप सभी ने पढ़ा कि किस तरीके से अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो फॉर्म हुई थी या फॉर्म हो रही थी, है ना। नाउ बिफोर 1914, है ना, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रसिया। सो यहाँ पे ये समझना है 1914, आपको पता है ये डेट, यहाँ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। और ये जो टाइम था, यहाँ पे जो मोनार्क या जार आप बोल सकते हो, रसिया रसिया में सार या जार बोलते हैं किंग को। तो वहाँ पे जो जार थे, है ना, उनका रूल चल रहा था, किंग का। नाउ मैंने जैसे आपको पढ़ाया है अभी जस्ट पिछले वाले लेक्चर में, तो इस टाइम पे वो कौन सा जार था, उस जार का नाम लिखिएगा जो रसिया को रूल कर रहा था, राइट। और वो चीज़, उनकी पिक्चर भी मैंने आपको दिखाई थी, है ना, और बताया भी था उनके बारे में। हमने रसिया की इकोनॉमिक कंडीशन और सोसाइटी की कंडीशन भी देखी थी, और किस तरीके से जो कंडीशन थी वहाँ की सोसाइटी की, वहाँ के वर्कर्स की, किस तरीके से सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी है उस पर मैच खा रही थी सोशलिज्म की आइडियोलॉजी से, है ना। सो अब क्या होता है, यहाँ पे किंग रूल कर रहे होते हैं, है ना। जार बोलेंगे बेटर होगा यहाँ पे रसिया में। उन्होंने क्या किया, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म हो रही थी या फॉर्म हुई थी, है ना, उनको क्या कर दिया था, इलीगल। आप पूछोगे क्यों इलीगल क्यों कर दिया था? बिकॉज वो जानते थे कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज बनती है ना, या फॉर्म होगी, तो हमारे खिलाफ आ जाएगी, है ना। और वो डेमोक्रेसी नहीं चाह रहे थे। सो नाउ आप समझो, सोचोगे, आगे हम समझते हैं अभी। अब यहाँ पे जो कुछ एक दो पार्टीज जो फॉर्म होंगी उनके बारे में भी अभी इसी स्लाइड में हम डिस्कस कर रहे हैं। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, समटाइम इसको द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी भी के नाम से भी आप पढ़ोगे, कहीं पे भी लिखा मिलेगा, बट सेम है ना। बट यहाँ पे अभी हम द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी को हम समझते हैं। यहाँ पे वॉज फाउंडेड इन 1898 बाय किसके द्वारा फाउंड किया गया? सोशलिस्ट जो थे वहाँ के ग्रुप, हु रिस्पेक्टेड मार्क्स आइडियाज,
जो मैंने आपको बताया था, मार्क्स और एंड्रिस फ्रेडरिक एंगल्स के जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी थी, जो आइडियाज़ थे जो उन्होंने दिए थे, उनके बेस पे, है ना, उन्हीं को आधार मान के, उनके आइडियाज़ को उन्होंने क्या किया, सोशलिस्ट लोगों ने एक पार्टी फॉर्म की, और उस पार्टी का क्या नाम था, द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी या लेबर्स पार्टी आप बोल सकते हैं। इसको कब फाउंड किया गया, 1898 में। नाउ क्वेश्चन इज अराइज कि जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैन थी, है ना, या इलीगल करार कर दी गई थी, घोषित कर दी गई, तो तब कैसे बन रहा था? सो थिंक अबाउट दिस। देखो, आज भी आप देखें कंट्री में बहुत सारी चीजें बैन होती हैं, है ना, पर क्या होती हैं, वो ऑपरेट कर रहे होते हैं, है ना, चुपके से, चोरी से, जैसे भी वो ऑपरेट कर रहे थे। बिल्कुल इसी तरह, सेम तरीके से वहां पे भी ये पार्टीज फॉर्म तो की गई थी और इसको ऑपरेट भी किया जा रहा था, है ना, सोशलिस्ट के थ्रू। हाउएवर, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसिंग, इट हैड टू ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। वही चीज मैंने अभी आपको बताया, गवर्नमेंट ने की जो पॉलिसीज थी, उन्होंने क्या किया था, इलीगल करार किया था, बट फिर भी ये लोग ऑपरेट कर रहे थे एट इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। जैसे इलीगली बहुत सारे काम होते हैं कंट्री में जो कि बैन होते हैं, है ना, वो आप लोग सोचिए कि ऐसे ऐसे कौन से काम हैं जो इंडिया में इलीगल हैं पर फिर भी लोग करते हैं, है ना। नाउ सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट रशियन पीजेंट कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड periodically made them natural socialist। हमने लास्ट अभी जो लेक्चर, पिछले ही लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो रशियन पीजेंट थे, है ना, वो नेचुरली क्या हो रहे थे, सोशलिस्ट थे। नेचुरली ही सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे। वो कैसे, वो मैंने बताया था, वो आपस में क्या करते थे, लैंड को पूल कर रहे थे, है ना, आपस में पूल करके फिर उस पर खेती करते थे, और जो भी वो अर्न करते थे उससे वो आपस में डिवाइड कर लेते थे एज पर इंडिविजुअल नीड्स। नाउ सो पीजेंट नॉट वर्कर्स, है ना, पीजेंट्स जिसमें वर्कर की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द सोशलिस्ट, है ना। ये जो रेवोल्यूशनरीज भी हो सकते हैं, सोशलिस्ट जो होते हैं रेवोल्यूशनरीज भी हो सकते हैं, नेशनलिस्ट भी हो सकते हैं, है ना। एंड रशिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली देन अदर कंट्रीज, क्योंकि ये जो सोशलिस्ट थे ये सोच रहे थे कि ये नेचुरली ही क्या है, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। पीजेंट वर्कर्स तो नहीं, बट जो पीजेंट को देखा गया था वो नेचुरली ये सारी चीजें कर रहे थे, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे। तो इसमें क्या होगा, रसिया में लोग और जल्दी सोशलिस्ट हो जाएंगे अदर कंट्री से पहले, है ना, बाकी कंट्रियों से पहले, क्योंकि बाकी के, जैसे मैंने बताया था किस तरीके से रसिया अदर यूरोपियन कंट्री से डिफरेंट थे वहाँ के पीजेंट्स, है ना, क्योंकि उनका जो वर्किंग स्टाइल था वो आपस में लैंड को पूल कर रहे थे, है ना। और जैसे मैंने आपको बताया था कोऑपरेटिव मूवमेंट किस तरीके, मूवमेंट बोल लो या एसोसिएशन किस तरीके से बना के काम करना था, और जो भी काम करो अकॉर्डिंगली आपस में एज पर वर्क, एज पर इंडिविजुअल नीड्स, वो प्रॉफिट जो है या जो आप अर्न कर रहे हो वो आपस में डिवाइड कर लिया जाता था। तो ये चीज़ नेचुरली रशियन जो पीजेंट थे उनमें पाई जाती थी, बाकी यूरोपियन कंट्री के पीजेंट में ऐसी चीजें नहीं थी। ना अब यहीं पे ये जो सोच रहे हैं ना, ये जो आइडिया सोच रहे हैं, तो इसी को अभी अपोज करेंगे कौन, किसकी सोच, कौन अपोज करने वाला है यहाँ पे, लेनिन करेंगे। ना अभी समझते हैं, यहाँ पे आएंगे हम। सोशलिस्ट वर एक्टिव इन द कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी। अब जाहिर सी बात है, जो लेट 19th सेंचुरी में जितने भी सोशलिस्ट थे वो कंट्री साइड में ही वर्किंग थे, तभी वो सोच रहे थे कि ये जो हमारे पीजेंट है, रशियन पीजेंट्स हैं, ये लोग क्या हैं, मोर नेचुरली फॉलो कर रहे हैं, सोशलिज्म के आइडियोलॉजी से मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे जल्दी से ही बाकी और जितने भी लोग हैं रसिया में
आई मीन इंटायर रशिया में जल्दी से ही सोशलिज्म की आइडियोलॉजी आ सकती है, अडॉप्ट की जा सकती है। नाउ दे फॉर्म द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900, है ना। ये जो सोशलिस्ट थे, जो कंट्री साइड के पीजेंट्स थे, उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने भी एक पार्टी बनाई, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900 में, है ना, 2 साल बाद ही बनाई। नाउ अभी ये जो पार्टी आप देख रहे हो ना, द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी या लेबर पार्टी, इसमें भी स्प्लिट देखने को अभी हमें मिलेगा, वो भी हम देखेंगे, है ना। अब यहाँ पे ये जो सोशल डेमोक्रेट्स थे डिसएग्री विथ सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज अबाउट पीजेंट, ये जो इनकी सोच थी पीजेंट्स के लिए, इसके अपोजिट में कौन थे, वो उनके थॉट से कौन डिसएग्री था, सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स। ऐसे ही वहां पे सोशलिस्ट डेमोक्रेट भी थे, इनका भी ग्रुप था, जिनको लीड कौन कर रहा था, लेनिन, है ना। लेनिन के फॉलोअर भी आप बोल सकते हो। अब लेनिन यहाँ पे क्या सोचते हैं, दैट पीजेंट वर नॉट वन यूनाइट ग्रुप। ऐसा क्यों, अब ये जो सोशल डेमोक्रेट थे वो क्यों डिसएग्री थे, वो इसीलिए क्योंकि वो रीजन दे रहे थे, ये जो पीजेंट हैं वो आपस में भी यूनाइट नहीं है, वन यूनाइटेड ग्रुप नहीं है। क्यों, बिकॉज सम व पुअर एंड अदर्स रिच। अब यहाँ पे भी सोचो, अब जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले थे अलग अलग ग्रुप थे, और सबकी अलग अलग तरीके की सोच थी, और सब अलग अलग तरीके से चेंजेस भी चाह रहे थे। तो यहीं पे लेनिन थे, जिसको जो लीड कर रहे थे सोशल डेमोक्रेट्स के ग्रुप को, है ना। तो उन्होंने ये थॉट को फील किया, ये फीलिंग आई कि ये जो अभी भी रशियन के पीजेंट हैं, ये जो रशिया में पीजेंट हैं, वो क्या है, एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है। सम वर पुअर बिकॉज ऑफ सम वर पुअर एंड अदर आर रिच। और सोशलिज्म की आइडियोलॉजी कहती है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, है ना, जो भी चीजें हैं इक्वली आपस में डिवाइड होनी चाहिए। तो अब जाहिर सी बात है, जो पुअर थे उनमें से कुछ वर्कर्स थे, और जो रिच थे वो जाहिर सी बात है कैपिटलिस्ट थे, है ना। और वो जो मार्क्सिज्म जो है, जो मार्क्स की आइडियोलॉजी, वो कहती है कैपिटलिस्ट नहीं रह सकते, और कैपिटलिस्ट हैं तो उनको हटा देना चाहिए, है ना, टुक ओवर कर लेना चाहिए, है ना। लैंड एंड कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट थी सोशलिज्म की आइडियोलॉजी, हमने पढ़ा था, है ना, सोशलिज्म इन यूरोप में। गिवन दिस differentiation within them, they could not all part of socialist movement। अब इन्होंने ये अपना थॉट दिया, है ना, अपने विचार दिए, अपने आइडिया दिए, है ना, रीजन दिया कि ये क्यों नहीं सोशलिस्ट मूवमेंट का पार्ट हो सकते, क्योंकि जब डिस्पैरिटी रहेगी, कुछ लोग, कुछ पीजेंट रिच रहेंगे, कुछ पुअर रहेंगे, तो ये यूनाइट नहीं हो सकते एक ग्रुप में, राइट। आगे बढ़ते हैं, ये है लेनिन की पिक्चर, आप देख सकते हो, और भी हम पिक्चर्स आगे हम देखेंगे भी, है ना। नाउ सो जैसे अभी मैंने बताया था, अभी ये जो पार्टी है द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, या बोल सकते हो, या लेबर पार्टी, इसमें भी डिवीजन हो जाएगा बिकॉज ऑफ इन्हीं सारी कारणों के, इन्हीं सारे थॉट्स की वजह से। नाउ जब ये पार्टी डिवाइड होती है तो उसमें 2 ग्रुप बनते हैं, है ना, और ये ग्रुप आगे भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको समझना है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। नाउ बोल्शेविक एंड मेंशेविक स्प्लिट इन 1903। 1903 में क्या होता है, बोल्शेविक और जो मेंशेविक हैं, वो जो ग्रुप था, ये 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाता है। नाउ यहाँ पे मैंने लिखा है द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी 2 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड होता है। जो बोल्शेविक है, बोल्शेविक का मतलब होता है मेजॉरिटी, और जो मेंशेविक है इसका मतलब है माइनॉरिटी, है ना। नाउ ये जो बोल्शेविक है इसको लीड कौन कर रहा था, कौन हेड कर रहा था इस वाले ग्रुप को, लेनिन। और यही ग्रुप आगे प्रोग्रेस भी करता है, हम देखेंगे आगे। मेजॉरिटी ऑफ फ्रैक्शन हेडेड बाय लेनिन, और
ही बिलीव, और वो बिलीव करते थे ये जो पार्टी है ना इसमें डिसिप्लिन और क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए नंबर ऑफ क्वालिटी मेंबर के बेस पे। ये आई मीन कि ये जो ग्रुप है इसमें वही मेंबर होने चाहिए, एक क्वालिटी मेंबर होने चाहिए और डिसिप्लिन मेंबर होने चाहिए, है ना, इस ग्रुप के। तो ये इनकी विचारधारा थी और ये इसी में बिलीव करते थे। तो इसमें क्या है, सारे लोग मेंबर नहीं हो सकते थे, है ना, कि जो डिसिप्लिन नहीं हो और जो मेंबर हैं उनमें क्वालिटी ना हो। नाउ मेंसविक में क्या था, मेंसविक जो थी मेजोरिटी ऑफ फ्रैक्शन हेडेड बाय किससे, कौन हेड कर रहा था इसको, जूलियस मार्तोव। नाउ और ये क्या सोचते थे, ये किस में बिलीव रखते थे कि ये जो मेंसविक ग्रुप है इसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है, द पार्टीज शुड बी ओपन टू ऑल, है ना, कोई भी मेंबर इसमें ज्वाइन कर सकता है आगे। एज इन जर्मनी, जैसे जर्मनी में भी पार्टी थी ऐसे ही उसको भी सोशलिस्ट पार्टी थी, उसको भी कोई भी ज्वाइन कर सकता था ना। ये अलग अलग विचारधारा थी। लेनिन का मानना था कि उनके जो ग्रुप है, जो बोल्शेविक का ग्रुप है, जो मेजोरिटी का है, उसमें लोग डिसिप्लिन हो और क्वालिटी ऑफ मेंबर ज्वाइन करें, और यहाँ पे सबके लिए ओपन था, कोई भी ज्वाइन कर सकता था, है ना। यही बस अंतर है बोल्शेविक और मेंशेविक में। और आगे भी हम देखेंगे कौन सी जो पार्टी है या जो ग्रुप है आगे प्रोग्रेस करती है या आगे बनती है रेवोल्यूशन का आधार, है ना। आगे बढ़ते हैं ना। अब हम पढ़ते हैं एट ट्रबलेंट टाइम द 1905 रेवोल्यूशन। ये जो 1905 का रेवोल्यूशन है उससे पहले क्या क्या चीजें थी वो हमने समझ लिया, है ना। और ये 1905 का ये जो रेवोल्यूशन है और ये क्यों हुआ, ये इसको ट्रबुलेंट टाइम क्यों बोला गया और कैसे हुआ उसको भी हम समझेंगे। ट्रबुलेंट टाइम का मतलब ये है कि जब कंट्री में एक स्थिरता नहीं थी लोगों में, है ना, तो अलग अलग चीजें थी। ये समझ सकते हो कि ऑटोक्रेसी थी, ऑटोक्रेसी फैला हुआ था, राजा का अत्याचार अलग से था, और भी चीजें थी, लोग कुछ डिमांड कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, ये चीजें अभी हम समझते थे, है ना। वहां पे ये बोल सकते हो स्टेबल नहीं था इस टाइम पे 1905 तक। और भी एक मेजर और कारण है जिसके लिए ये ट्रबुलेंट टाइम कहा गया है। रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी, द जार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। अब रसिया वॉज एन ऑटोक्रेसी का मतलब ये है कि रसिया में क्या था, है ना, कि ये जो रशियन एम्पायर था ये यहाँ पे ऑटोक्रेसी फैली हुई थी। सो ऑटोक्रेसी का मतलब ये है कि जब एक ही पर्सन के हैंड में गवर्नमेंट होती है, वो अपनी मनमानी करता है, जैसे मर्जी वो रूल करना चाहे वैसे ही रूल करे। नाउ अब जब ऐसा होगा तो क्या सिटीजन जो है वहां के हैप्पी रहेंगे? इवन इंडिया में भी ऐसा हो जाए, कोई किसी एक पर्सन के हाथ में सारी पावर आ जाए और वो जैसे मर्जी चाहे रूल करे हम पे, क्या हम हैप्पी रहेंगे? नहीं ना। सो वहां पे भी जो सिटीजन थे वहां के वो हैप्पी नहीं थे। नाउ नो, इसका आंसर था नो, मैंने दे ही दिया आपको। लिबरल सोशल डेमोक्रेट्स जो अभी हमने पढ़ा, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, they worked with peasants and workers during the revolution of 1905 to demand a constitution। अब यहाँ पे ये जो लिबरल का ग्रुप था, जो सोशल डेमोक्रेट का ग्रुप था और जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने क्या किया, पीजन के साथ काम भी किया एंड वर्कर्स के साथ भी। कब? 1905 के रेवोल्यूशन में। और क्या डिमांड कर रहे थे? कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इसीलिए इसको ट्रबुलेंट टाइम भी बोला गया, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड किया जा रहा था, है ना। क्योंकि वहां पे चेक एंड बैलेंस नहीं था किंग के पावर पे कि राजा कैसे काम करना है, क्या है, कोई लॉ है, कुछ फॉर्म है, कुछ भी नहीं। वो जैसे मर्जी चाहता था जार वैसे ही रूल कर रहा था रशिया में। तो इस क्योंकि कोई चीजें फेवर में नहीं होंगे सिटीजन के, तो क्या होंगे? हैप्पी नहीं होंगे, है ना। नाउ
दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट, है ना। इन पोलैंड फॉर इंस्टेंट, अगर देखा जाए जो पोलैंड में, है ना, तो इनको कौन सपोर्ट कर रहे थे? नेशनलिस्ट भी। ये जो सोशलिस्ट होते हैं वो नेशनलिस्ट भी हो सकते हैं, है ना, या जो लिबरल होते हैं ये नेशनलिस्ट भी होते हैं, जिसके अंदर क्या था, किस चीज की भावना थी? राष्ट्रवाद की भावना थी। और ये भी सपोर्ट कर रहे थे किनको? इन्हीं सभी को, जो सोशलिस्ट लोग थे, रेवोल्यूशनरीज थे, सोशल डेमोक्रेट थे, इनको सपोर्ट कर रहे थे। और कौन सपोर्ट कर रहा था इनको? मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, है ना, बाय जिहादिस्ट। आपने पढ़ा होगा और 2019 के क्वेश्चन में भी पूछा गया था, हु वर जिहादिस्ट, तो है ना। तो आपको ये चीज याद रखना है, ये एक मुस्लिम पॉपुलेशन थी, डोमिनेटेड एरिया। मुस्लिम तो डोमिनेट कर रहे थे एक पर्टिकुलर एरिया में ही, रशिया में ही है, जहाँ पे जिहादिस्ट भी थे। जैसे मैंने अभी पढ़ा था, मैंने आपको समझाया था, एज इंडिया, जैसे इंडिया में भी अलग अलग क्या है, अलग अलग धर्मों के मानने वाले हैं, और फ्रीडम मिला हुआ है यहाँ पे लोगों को, है ना, रिलीजन को मानने के लिए। वैसे उस टाइम पे भी अलग अलग रिलीजन को आप मान सकते थे, सपोर्टर भी थे, है ना, और पॉपुलेशन भी थी, वो अपने अपने तरीके से अपने धर्म को मानते थे और प्रैक्टिस भी करते थे उस चीज को, है ना। इसके लिए वहाँ पे फ्रीडम थी, ऐसी कोई बंदेज नहीं थी उस टाइम पे। तो वहाँ पे भी ये पॉपुलेशन जो थी मुस्लिम की, जिहादिस्ट, ये भी सपोर्ट में थी, किस चीज के? कॉन्स्टिट्यूशन के डिमांड के लिए। और ये जो जिहादिस्ट है वो क्या चाहते थे? हु वांटेड मॉडर्नाइज इस्लाम टू लीड देयर सोसाइटीज, और वो इस्लाम को मॉडर्नाइज करना चाहते थे। तो किस लिए? क्योंकि वो लीड करना चाहते थे अपनी सोसाइटी को भी, जो वहाँ की मुस्लिम मेजोरिटी, जो वो एरिया था, उसको वो क्या करना चाहते थे? मॉडर्नाइज करना चाहते थे। इस तरीके से आप समझ लो। बट क्या आप कर सकते हो? जब आपको फ्रीडम नहीं होगी, लिबर्टी नहीं होगी, है ना, जार से, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उसके अंडर में रह के ही सारी चीजें प्रैक्टिस करनी है और काम भी करना है ना। तो लोग हैप्पी नहीं थे एट ऑल। तो इसीलिए ये जो पीरियड था, इसको एक ट्रबुलेंट टाइम भी बोला गया, क्योंकि लोग अलग अलग ग्रुप से थे, और बट भले ही अलग अलग ग्रुप से थे, बट वो क्या डिमांड कर रहे थे? कॉन्स्टिट्यूशन चाह रहे थे यहाँ पे। और ऐसे ही अलग अलग ये जो धर्मों के लोग भी थे, है ना, जैसे मैंने आपको बताया, जिहादिस्ट, मुस्लिम, ये भी सपोर्ट में आ गए थे इनके। आगे बढ़ते हैं नाउ। ऑटोक्रेटिक रूल along with bad economic condition made the time more turbulent। जो इनस्टेबिलिटी थी रसिया में, ये और टर्बुलेंट हो गई। कब? जब इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वहां की बुरी हो गई। अब ये कैसे हुआ? चलो समझते हैं। ड्यूरिंग 1904 प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज, है ना, एंड रियल वेजेस डिक्लाइन बाय 20%। अब इस चीज को समझो। अब ये जो इकोनॉमिक कंडीशन है ना, किस तरीके से ये बैड हो सकती है। हमने रसिया की इकोनॉमिक कंडीशन देखी थी, किस तरीके से थी। मोस्टली कौन सी इंडस्ट्री थी, कौन सा, आप समझ रहे हो, कौन सा सेक्टर था जो लीड कर रहा था रसिया को? क्योंकि आपने देखा था 85% ऑफ पीपल जो थे, पॉपुलेशन ऑफ रसिया, वो किस में इन्वॉल्व थे? एग्रीकल्चर में, है ना। देवर एग्रीकल्चरिस्ट। तो अब देखा जाए कि ये जो हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, आप बोल लीजिए किसी टाइम पे फसल क्या हो जाए, खराब हो जाए या फेल हो जाए क्रॉप्स, है ना, तो इस वजह से भी वहां पे एसेंशियल गुड्स के जो प्राइस होते हैं ऊपर चले जाते हैं, है ना। तो कुछ ऐसा ही हुआ था उस टाइम पे भी 1904 में, है ना। तो जो प्राइसेस थे एसेंशियल गुड्स के, वो क्या हो जाते हैं? हाई हो जाते हैं। और जो वेजेस थे, ऐसा नहीं था कि उनकी जो वेजेस थी वो 20% घटा दी गई थी, ऐसा नहीं था। उनको सपोज आप देखें 10,000 मिल रहा था तो 10,000 ही मिल रहे थे। बट
इसका मतलब समझो कि रियल वेजेस डिक्लाइन बाई 20%। आप इस तरीके से समझो, अगर मैं बोलूं कि आपको सैलरी मिल रही है 1 लाख, है ना, और जो एसेंशियल गुड्स हैं, सपोज अनाज मान लो, गेहूं मान लो, आटा मान लो, चावल मान लो, जो रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए ये आइटम्स हैं, जैसे आप सभी ने सुना होगा पेंडेमिक के टाइम पे एसेंशियल गुड्स की शॉप्स ओपन रहेंगी, तो वो यही शॉप्स थी, राशन पानी की दुकानें, मेडिसिन की दुकानें, है ना। इनके प्राइसेस क्या हो गए, एकदम से ऊपर हो गए। और क्यों हुए थे, ये रीजन मैंने बताया। और ये चीज समझो, 1 लाख भले ही आपकी सैलरी हो, आपको सुन के अच्छा लग रहा होगा, बट अभी मैं बोलूं आटे का जो प्राइस था वो 50,000 पर क्विंटल था। तो सोचो, तो आपका जो वेजेस होगा, रियल जो वेज होगा, वो क्या होगा, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, है ना, डिक्लाइन हो जाएगी ड्यू टू हाई प्राइस, है ना। आपको भले ही सैलरी 10,000 मिले, आज मैं बोलूं आपको 10,000 रुपए 10 साल पहले दिया जा रहा हो, 2010 के टाइम पे, तब इसलिए आराम से एक फैमिली गुजारा कर सकती थी। और आज का टाइम अगर आप 10,000 दिया जाए, खैर आप सभी लोग स्टूडेंट हो, चला लोगे, बट एक फैमिली को देखा जाए वो नहीं चला सकता, क्योंकि उसके लिए ये जो एसेंशियल गुड्स हैं अभी भी महंगे हो चुके हैं। सरसों के तेल आपने देखा होगा घर में आ रहा होगा करीब 175 रुपीज से लेके 200 रुपए के बीच में, है ना। तो ये प्राइसेस क्या हुए, बढ़े हुए हैं। ऐसे ही जो परचेजिंग पावर थी, जो रियल वेजेस थे उनकी, वो 20% तक वो डिक्लाइन हो चुके थे, है ना। आई होप ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। तो एक तो लोग ऑटोक्रेसी से राजा के परेशान थे जार के, दूसरी इकोनॉमिक कंडीशन वहां की बैड हो गई, है ना। तो अब आगे देखेंगे और क्या चीजें हो जाती हैं। नाउ द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज, तो वहां पे जो एसोसिएशन फॉर्म किए गए थे, वहां की क्या थी, मेंबरशिप बढ़ती जा रही थी। वो कैसे हुआ, अब देखो, ये जो लोगों की प्रॉब्लम है ना, अगर इसका सोल्यूशन कोई दे रहा हो, कोई बता रहा हो आपको, तो है ना, आप क्या करोगे, उसके सपोर्ट में आ जाओगे ऑटोमेटिक, है ना। क्योंकि ये प्रॉब्लम थी, इकोनॉमिक कंडीशन बैड थी, लोगों को कम वेजेस मिल रहा था, ज्यादा काम करना पड़ रहा था। कम वेजेस का मतलब वेजेस तो मिल रहे थे, प्राइसेस बढ़ चुकी थी, कंट्रोल नहीं था। तो कुछ जो पार्टीज थी, इनके भी सपोर्ट, वो चाहती थी ये चीजें सही हो, है ना, सोसाइटी में। तो इन्हीं सारी चीजों को लेके एकदम से क्या हुआ, मेंबरशिप भी वर्कर्स की, ये जो एसोसिएशन थे वर्कर्स के, उसमें मेंबरशिप भी इंक्रीज हुआ। वो इस तरीके से समझो कि अब देखो, डॉक्टर के पास कोई मरीज कब जाता है, जब उसको कोई बीमारी होती है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी लोग तभी आ रहे थे जब उनको प्रॉब्लम हुई, तभी ये मेंबरशिप ज्वाइन कर रहे थे वर्कर एसोसिएशन। ऐसा तो है नहीं ना कि डॉक्टर के पास आप बोलोगे चलो आज उठते हैं इंजेक्शन लगवा के आते हैं, ऐसा नहीं है ना। जब आप बीमार हो गए या कुछ प्रॉब्लम होगी तभी आप जाओगे डॉक्टर। तो सेम चीज यहाँ पे भी थी, इनको सोल्यूशन मिल रहा था यहाँ पे, है ना। ये जो वर्कर्स एसोसिएशन थे, है ना, ये जो इनकी मेंबरशिप भी इंक्रीज होने लगी। तीसरी चीज ये हुई यहाँ पे। नाउ अब यहाँ पे क्या होता है, व्हेन 4 members ऑफ असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स विच हैड बीन फॉर्म्ड इन 1904, ये जो रशियन जो मैं आपको बता रहा हूँ वर्कर्स का एसोसिएशन, असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, है ना, इसके जो 4 मेंबर थे, एक कंपनी थी वहां की, है ना, पुटिलोव आयरन करके एक कंपनी थी। उन्होंने इसके 4 मेंबर को क्या कर दिया, फायर कर दिया, मतलब निकाल दिया या डिसमिस कर दिया गया, है ना, इनके द्वारा, पुतलिब आयरन कंपनी के द्वारा, वर्क्स के द्वारा। ये जो मेंबर थे असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के, इनके 4 मेंबर को निकाल दिया गया। तो अब ये क्या होते हैं, यहाँ के लोग भड़क गए। पहले तो एक तो परेशान थे इससे, दूसरी चीज ये क्या थे, प्राइसेस बढ़ चुके थे। अब इनको जो सपोर्ट कर रहे थे, जो आवाजें उठा रहे थे, तो कंपनी में भी क्या हुआ, क्योंकि वो स्ट्राइक भी कर देते थे, आपने देखा ही हो था, तो कंपनियों ने इनके 4 मेंबर को निकाल दिया। नाउ अब क्या होता है, 110,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक, और वो स्ट्राइक पे चले गए। एंड नाउ डिमांडिंग अ रिडक्शन इन द वर्किंग डे टू 8 hours
एन इंक्रीज इन वेजेस एंड इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन। अब एकदम से जब जैसे ही उन्होंने 4 मेंबर को निकाला तो एकदम से क्या होता है, स्ट्राइक हो जाता है सेंट पीटर, स्ट्राइक कर देते हैं कंपनियों में, और 1,10,000 जो वर्कर्स हैं वो सेंट पीटर्सबर्ग चले जाते हैं। चले किस लिए जाते हैं? घूमने। घूमने नहीं जाते, वहां पे एक तरीके से प्रोटेस्ट करने के लिए। और वहां पे क्या डिमांड करते हैं कि जो उनके वर्किंग आवर्स हैं उनको रिड्यूस किया जाए, 8 आवर किया जाए, और जो उनके वेजेस हैं उनको इंक्रीज किया जाए, और उनकी जो वर्किंग कंडीशन है उनमें भी सुधार लाया जाए। आई होप ये सारी चीजें भी आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। और यही सारी जो चीजें हैं एक फर्टाइल ग्राउंड दे रहा था 1905 के रेवोल्यूशन का, है ना। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है रेवोल्यूशन, इतना सक्सेसफुल नहीं होता, बट कहते हैं ना कि एक चिंगारी चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ पे लोग बूंद 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 भर के घड़ा बढ़ता है। तो यहाँ के भी लोगों में क्या हुआ था, गुस्सा एक दिन फूटना ही था, क्योंकि एक तो इकोनॉमिक कंडीशन खराब थी, जैसे ये प्राइसेस बढ़ गए थे, सैलरी नहीं बढ़ रही थी, वर्किंग कंडीशन बहुत ही खराब थी, 16-16 घंटे काम करते थे, तो ये एक आउटब्रस्ट होना ही था। तो जब इनके 4 मेंबर को निकाल दिया गया तो वो लोग धरने पे आ गए, है ना, और कुछ चीजें ये लोग डिमांड करने लगे। और कहाँ गए? सेंट पीटर्सबर्ग। तो इस तरीके से ये जो 1905 का रिवॉल्यूशन है किस तरीके से हैपन होता है, ये उसी के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड बन गया था और मिल गया था। नाउ ये लोग देख सकते हो कितने सारे लोग हैं, ये सेंट पीटर्सबर्ग के सड़कों पे आ गए हैं, महिलाएं, पुरुष, वर्कर्स, क्योंकि महिलाएं भी 30% थी वहाँ के, है ना, इंडस्ट्री में काम वर्किंग थी, तो वो लोग भी आ गए, और बच्चे भी आपको दिख रहे होंगे, है ना। तो आप ये देखो कुछ हंस रहे हैं, हैप्पी हैं, बट ऐसा नहीं है, ये जस्ट इनको लगा कि पिक्चर कैप्चर की जा रही है तो इसलिए हंस रहे हैं, फोटो खिंचवाने के लिए। बाकी वाकई वहां पे कंडीशन बुरी थी। नाउ अगेन एक एक घटना और होती है जिसकी वजह से वहां की जनता जो है राजा से ऐसे ही नाराज नहीं हो गई थी, है ना, राजा से कि नहीं, राजा से नाखुश, क्योंकि इतने टाइम से तो रूल कर रहे थे, तब तो प्रॉब्लम थी नहीं। एक प्रॉब्लम और थी, एक रूसो जापानीज वॉर हुआ था 1904 और 1905 में, सीरीज ऑफ वॉर्स हुए थे, इसमें बैटल लड़ी गई थी, लैंड पे भी और कहाँ पे, सी में भी लड़ी गई थी, है ना, ये लड़ाई हुई थी यहाँ पे। इसको हम जब जापान पढ़ेंगे तब हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, रूसो जापानीज वॉर 1904 का 1905। बट ये चीज आपको याद रखना है, रूसो जापानीज वॉर कब हुआ था, 1904 से 1905 के बीच में। इसमें क्या होता है, रसिया हार जाता है, एक रसियन जो एम्पायर है वो हार जाता है एक यूरोपियन वर्ल्ड पावर किससे, एक उभरता हुआ एक एशियन वर्ल्ड पावर से, है ना। एशिया का एक वो कौन सी कंट्री थी, जापान, जापान एम्पायर। तो इससे पहले जापान को कोई समझता नहीं था, यूरोपियन पावर में कोई कुछ नहीं समझ कि छोटा सा तो देश है। बट क्या हुआ, जब रसिया हार गया, है ना, रशियन एम्पायर हार गई इससे, तो एक वर्ल्ड पावर के रूप में जापान को देखा जाने लगा, है ना, बाकी सारी कंट्री। और लड़ाई क्यों हुई थी, ये बेसिकली एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट था, जैसे मैंने बताया था, और इसमें जो जीता था जापान और रसिया हार गया था। और किस लिए हो रहा था, ये एक्सपेंशन को लेके थी, इनकी जो पॉलिसी थी रसिया की, कहाँ पे, ईस्ट एशिया में, कहाँ, ईस्ट एशिया में, चाइना में देखा जाए, ओवर राइवल इंपीरियल एम्बिशन इन मंचूरिया एंड कोरिया को लेके। कोरिया में, तब कोरिया आपको याद होना चाहिए डिवाइड नहीं था, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, है ना, तब कोरिया ही था। तो मंचूरिया और कोरिया में क्या कर रहा था रसिया, अपना एक्सपेंशन कर रहा था, वहां पे रेलवेज एंड ऑल सारी चीजें बिछाई जा रही थी, जिसको लेके जापान ना खुश था, है ना। इसी को लेके क्या होता है, दोनों आपस में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होती है, जिसमें जापान को विक्ट्री मिलती है, जिसकी वजह से एक एशियन पावर के रूप में देखा जाने लगा था जापान को उस टाइम पे। क्योंकि देखा जाए एक जापान इतना छोटी सी कंट्री और इतने बड़े एम्पायर से क्या जो कि जो रसिया था इतना बड़ा एम्पायर, और वो किससे हार गई थी, छोटी सी कंट्री से। पूरे यूरोप में
बदनामी हो रही थी रसिया की और वहाँ के जार की। तो इसलिए इस थोड़ा सा ये भी एक कंट्रीब्यूशन था, सॉरी, थोड़ा इस वजह से भी लोग नाराज थे राजा से, क्योंकि वो हार गए थे वॉर में, है ना, लड़ाई में, एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में। जैसे अभी एग्जांपल दूं, है ना, पाकिस्तान इंडिया से हार जाए, अभी ऐसी कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो, तो वहां की जनता क्या होगी, वहां के सरकार से नाराज हो जाएगी। सेम ऐसे अगर इंडिया अभी करंट रूलिंग जो पॉलिटिकल पार्टी है, मान लो बीजेपी है ना, इसके टाइम पे कोई ऐसी वॉर है और वो हार जाए इंडिया, तो क्या होगा, अपोजिशन एवं जनता सारे लोग सरकार को अपोज करने लग जाएंगे और नाखुश हो जाएंगे, है ना। तो सेम चीज वहां पे भी हो रही थी, इस ये भी एक रीजन था। चलो, मैंने मंचूरिया का नाम लिया चाइना का, तो इसको हम मैप करते हैं, जैसे हम मैपिंग करते हैं। तो ये है चाइना, है ना, ये है हमारा प्यारा भारत, आपको दिख रहा होगा, है ना। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है चाइना का, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये पूरा इस कलर में है ना, ये पूरा मंचूरिया का रीजन है, और ये रसिया है ही, यहाँ तक फैला हुआ है। तो यहाँ पे रशिया एक्सपेंशन में था, जिसको लेके, और ये कोरिया था तब, ये नॉर्थ एंड साउथ कोरिया नहीं था, जैसे मैंने बताया। और ये है जापान, आगे भी दिखाता हूँ, है ना, ये है जापान। तो जिससे नाराज था और आपस में ही कॉन्फ्लिक्शन हो जाती है जापान और रसिया की इस चीज को लेके, है ना। नाउ ब्लडी संडे एंड 1905 रेवोल्यूशन, फाइनली 1905 के रेवोल्यूशन पे आते हैं। ये कैसे होता है ब्लडी संडे, इसको ब्लडी संडे क्यों बोला गया, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्लडी संडे किसको बोलते हैं ना, 1905 के रेवोल्यूशन जो आया था। नाउ ड्यूरिंग द टर्बुलेंट टाइम व्हेन द चेंज वाज डिमांडेड, जब चेंज की डिमांड की गई उस समय में, है ना, a procession of worker led by Father Gapon reached the Winter Palace। ये जो एक जत्था था वर्कर्स का, जिसको लेड कौन कर रहे थे, फादर गैपोन। ये है सुंदर सी पिक्चर, ये देख लीजिए फादर गैपोन की। ये कहाँ पहुंच जाते हैं, विंटर पैलेस, क्या करने, वहां पे हॉलीडे मनाने, नहीं, हॉलीडे मनाने नहीं गए थे विंटर पैलेस। विंटर पैलेस क्या है, जो जार का रॉयल पैलेस था, जहां पे जार रहते थे, और वहां पे किस लिए गए थे, अपनी डिमांड को लेके, है ना। नाउ अब राजा हैप्पी होगा, है ना, कि आओ आपने डिमांड किया है, हम आपकी डिमांड को मान लेते हैं, है ना। पर ऐसा नहीं होता। प्रोसेशन जो है, जो प्रोसेशन था, अटैक्ड बाय द पुलिस एंड द कोसैक्स। कोसैक्स क्या थे, ये जो पर्सनल पुलिस होती है, सीक्रेट पुलिस बोल सकते हो एक तरीके से, जो जार की, उनके द्वारा और ये जो पुलिस के द्वारा इस प्रोसेशन, इस ये जो वर्कर्स का जत्था था, इस पे क्या क्या कर दिया जाता है, अटैक कर दिया जाता है। नाउ ओवर 100 वर्कर्स एंड 300 वर्कर्स जो हैं वो वुंडेड हो जाते हैं। 100 लोगों की जान चली जाती है और 300 लोग घायल हो जाते हैं। और ये कब होता है, ऑल दिस हैपेंड ऑन 22 जनवरी 1905, डे वॉज संडे, इसीलिए इसको ब्लडी संडे बोलते हैं। 22 जनवरी को 1905 को संडे के दिन इन लोगों पे अटैक कर दिया जाता है ना, पुलिस और किसके द्वारा, कोसैक्स के द्वारा गोलियां चला दी जाती हैं इन पे, तो जिसमें लोग मारे जाते हैं, और इसीलिए इसको ब्लडी संडे बोला गया। नाउ ब्लडी संडे स्टार्टेड ए सीरीज ऑफ इवेंट दैट बिकम नोन एज द 1905 रेवोल्यूशन। इसको 1905 रेवोल्यूशन कैसे समझा गया, क्योंकि ऐसा नहीं था कि सिर्फ वहीं पर जो वहाँ के लोग थे, जो वर्कर्स थे, रुक गए, है ना। एक एग्जांपल समझाता हूँ। जब 1857 का छोड़ो, जलियांवाला बाग हत्याकांड का मैं उदाहरण देता हूँ, है ना। आपको बताना है कब हुआ था, अराउंड, है ना, 19 अर्ली 20th सेंचुरी में ही हुआ था। 19 आगे 20 है, 20 या 19 है, कब है वो आप मुझे करेक्ट आंसर आप लोग मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो ब्रिटिश जो रूल कर रहे होते हैं, आई मीन वहाँ पे
जो हेड होते हैं वहाँ के, वहाँ पे पुलिस को जो है ना, वो क्या कर देते हैं, ऑर्डर दे देते हैं कि इन पे क्या कर दो, गोलियां चला दो। उससे क्या होता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, जिसके खिलाफ फिर क्या होती है, बाकी जनता भड़क जाती है, सारे लोग प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं इंडिया में। तो सेम चीज, ऐसा नहीं है कि जब यहाँ पे गोलियां चलाई गई 100 लोग मारे गए और 300 लोग घायल हुए तो लोग शांत हो गए, नहीं। और सीरीज ऑफ इवेंट स्टार्ट हो जाते हैं प्रोटेस्ट के, जिसको 1905 का रेवोल्यूशन भी जाने लगा। ये कब हुआ, ये सारे इवेंट कब स्टार्ट हुए, आफ्टर जस्ट ब्लडी संडे। नाउ स्ट्राइक्स टूक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री एंड यूनिवर्सिटीज क्लोज डाउन। ये जो स्ट्राइक्स होने लगे पूरी कंट्रीज में, और यूनिवर्सिटी को क्लोज कर दिया गया, है ना, ऐसा बोल के क्योंकि हमें यहाँ पे लिबर्टीज नहीं है, फ्रीडम नहीं है अपने हक के लिए, तो इसलिए हम यूनिवर्सिटीज को बंद कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। जो वहाँ के लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स जो थे, है ना, अभी तो बहुत लोअर स्ट्राटा था इसमें, जो सोशलिस्ट ग्रुप में जुड़ा हुआ था या नेशनलिस्ट थे, एस्टेब्लिश द यूनियंस ऑफ यूनियंस एंड डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अब यहाँ पे पहले क्या था, जो रेवोल्यूशनरीज थे वही लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, या वर्कर्स थे वही लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। नाउ अब पूरी कंट्री वहां पे ऑलमोस्ट प्रोटेस्ट करने लग गई थी, किसके खिलाफ, राजा के, जार के खिलाफ, है ना। सो ये चीजें हो रही थी। और कब हुआ ये सारी चीजें, सीरीज ऑफ इवेंट कब स्टार्ट हुआ, आफ्टर ब्लडी संडे। इसी को 1905 का रेवोल्यूशन बोला गया। आगे हम पिक्चर्स देखते हैं। ये उस टाइम की पिक्चर है, ये है पैलेस, विंटर पैलेस। अभी हम विंटर पैलेस को और अच्छे से देखेंगे। ये लोग गिर रहे हैं, गोलियां चल रही हैं सीधे इन पे, है ना, ऑर्डर दे दिया गया था। ये है, इधर देख सकते हो लोग यहाँ पे हैं, यहाँ से गोलियां। ये है विंटर पैलेस, है ना, इस तरीके से देख सकते हो ना। अब आप बोलोगे कि इसका फायदा क्या हुआ, रेवोल्यूशन का कुछ ना कुछ तो होता है जब 1905 रेवोल्यूशन। दोस्तों मैं अभी आपको कंक्लूजन इसका देता हूँ, आफ्टर मैथ क्या है ये आपको मैं समझाता हूँ। ड्यूरिंग द 1905 रेवोल्यूशन द जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा। एक पार्लियामेंट को अलाउड कर दिया गया, इलेक्ट करके वहां पे पार्लियामेंट बनाया गया, जिसको ड्यूमा बोलते हैं यहाँ पे, है ना। आप मुझे बताइएगा जर्मनी में पार्लियामेंट को क्या बोला गया था, है ना। ना ये कब हुआ था, ड्यूरिंग द 1905 रेवोल्यूशन। तो जार ने अलाउ कर दिया था पार्लियामेंट या ड्यूमा बनाने के लिए, है ना। अब ऐसा तो है नहीं अपने आप से, जब इतने सारे प्रोटेस्ट होने लगे, पूरी जनता भड़क गई, है ना, डॉक्टर्स, इंजीनियर, स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी क्लोज हो गई, तो मजबूरी में बहुत सारा प्रेशर आया, जिसकी वजह से उनको पार्लियामेंट एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा। कैसा, इलेक्टेड कंसल्टेटिव। इसमें क्या था कि ये जो जार था पार्लियामेंट से कंसल्ट करना होता था रूल करने के लिए, किस तरीके से लॉज एंड ऑल। ये जो पार्लियामेंट थी छोटे मोटे लॉज भी बना सकती थी अपने आप में। नाउ द जार डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा विद 75 days एंड री इलेक्टेड सेकेंड ड्यूमा विद इन 3 months। 3 month में क्या हुआ, 75 days के बाद क्या हुआ, फर्स्ट ड्यूमा को क्या कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, और जो सेकंड ड्यूमा है उसको बनाया गया। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें थी, बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन बन गए होंगे, जो राजा को इसलिए रूल नहीं करने दे रहे थे, इसलिए उसको क्या कर देते हैं, डिसॉल्व। बट आप एक बार के लिए सोचिए, जो एक चिंगारी फैली थी रेवोल्यूशन की, उसको क्या कर दिया गया, दबा दिया गया, सप्रेस कर लिया गया, क्योंकि राजा था माइंडेड उस टाइम पे। उन्होंने जार जो थे वो उन्होंने सोचा कि जिस चीज़ के लिए डिमांड करे उसकी बात हम मान लेते हैं, रेवोल्यूशन को अभी हम शांत कर लेते हैं। और होता भी ऐसे, रेवोल्यूशन जो है 1905 का शांत हो जाता है, बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आते, बट ये पार्लियामेंट वगैरह बन जाते। बट ऐसा नहीं है, एक जो चिंगारी थी ये लग गई थी, है ना, रेवोल्यूशन के लिए। नाउ री इलेक्टेड सेकेंड ये होता है। अब देखा जाए, ये जो सेकेंड ड्यूमा होता है इसको भी क्या कर दिया जाता है, डिसॉल्व। क्यों, क्योंकि ही डिडंट वांट एनी क्वेश्चंस ऑफ हिज अथॉरिटी और एनी रिडक्शन इन हिज पावर। वो अब क्योंकि उनके पावर
में रिडक्शन आ रही थी और क्वेश्चंस आ रहे थे, है ना, क्योंकि जब पहले ड्यूमा बना या जो सेकंड ड्यूमा बना था, जो इलेक्टेड मेंबर आए रहे होंगे सोशलिस्ट या बाहर के कुछ अदर गवर्नमेंट रहे होंगे जो सपोर्ट करते थे सोशलिज्म को, नेशनलिज्म को अदर से, तो जो कि क्वेश्चन खड़ा करते थे किस रूल करने के लिए, या जो रिडक्शन पावर थी उनको रिड्यूस किया जा रहा था, तो इसकी वजह से भी उन्होंने क्या किया, हटा दिया किसको, सेकेंड ड्यूमा को भी। आफ्टर सम टाइम सेकेंड ड्यूमा जैसे मैंने बताया वो डिसॉल्व कर दिया गया और थर्ड ड्यूमा को इलेक्ट किया गया। आप सोचो कि पहला जो ड्यूमा था उसको हटा दिया गया, सेकंड को भी हटा दिया गया, थर्ड आया, क्या ये चलेगा? बिल्कुल चलेगा। क्यों? इसका हम रीजन देखते हैं। इसमें क्या हुआ, ही चेंज द वोटिंग लॉज, जो वोट करने के थे लॉज थे उसको चेंज कर दिया गया, और ये जो ड्यूमा था उसको भर दिया गया किसके, कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन। कंजर्वेटिव कौन थे, ये मैंने आपको बताया था, जो कि नोबल पीपल ही थे, राजा महाराजा, ये जो जार थे इनके रिलेटिव थे, और ये जो पॉलिटिशियन थे, है ना, क्योंकि ये खुद भी नहीं चाहते थे कि कोई चीज़ें चेंज आए, उनकी पावर में रिडक्शन आए, तो ऐसे लोग आ गए, तो जाहिर सी बात थी इस ड्यूमा को चलना था। 5 साल पूरा चला था, है ना, और उसके बाद ये तब तक चला था 1914 तक, जब तक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट नहीं हुआ था तब तक चला। लिबरल एंड ये जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको बाहर रख दिया गया था, है ना, जिसकी वजह से पूरा सक्सेसफुली ये जो ड्यूमा था, थर्ड ड्यूमा, वो चला था। ना कंक्लूजन, कि जो रेवोल्यूशन था, एक बार ये चिंगारी उठी थी, ये जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, ये सारे लोग, इन्होंने डिमांड किया था सारी चीज़ें, है ना, पर उसको दबाने के लिए राजा इनकी जो डिमांड थी उनको मान लेते हैं। पर उसके बाद क्या होता है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं, इनको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और यहाँ से ये जो लिबरल थे या सोशलिस्ट बोल सकते हो या रेवोल्यूशनरीज थे, इनको बाहर रख दिया जाता है, और इसको पूरा ड्यूमा में अपने चाहते बंदे रख लिए जाते हैं जो काम कर रहे होते हैं अकॉर्डिंगली, है ना। और क्या होता है, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं सब पे बैन लगा दिया जाता है। ये था कंक्लूजन और 1905 का रेवोल्यूशन। तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ब्लैक संडे से, मेंसविक एंड वॉल्सविक, लेनिन से क्वेश्चन आएंगे अगर बनेगा, है ना, आपके एग्जाम